नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके लिए करंट अफेयर की अगली सीरीज़ लेकर आया हुआ हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ामों में बहुत ही करंट अफेयर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी क्रम में हम आपकी आज का क्लास का आगाज़ करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास होता है, वही व्यक्ति ही उच्च शिखर पर पहुंचता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे अंदर एक जुनून और जज्बा, आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। मतलब निगेटिव पॉइंट आपके पास नहीं होना चाहिए, निगेटिव थॉट कि हम ये नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आपका एक गाना बहुत ही फेमस चलता है, हम होंगे कामयाब एक दिन होंगे। आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, मिस इंडिया 2024 कौन बनी? आपके ऑप्शंस हैं निकिता पोरवाल, रूबी सिन्हा, रिया सिंघा और इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं कि हमारी हाल ही में अभी मिस इंडिया कौन चुनी गई। तो हमारी हाल में ही 16 अक्टूबर को मिस इंडिया का चयन किया गया, जिसमें हमारी निकिता पोरवाल मिस इंडिया चुनी गई। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये आपके उज्जैन की रहने वाली हैं। उज्जैन कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। इसके पहले इन्होंने आपके जो उज्जैन, अयोध्या और बेंगलुरु में रामलीला हुआ करता था, उसमें ये सीता का रोल अदा करती थी और कृष्ण लीला में राधा का रोल अदा करते हैं। तो हमारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? निकिता पोरवाल। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CJI DY चंद्रचूड़ ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए किसके नाम की सिफारिश की, केंद्र सरकार को भेजी? ऑप्शंस है आपके न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति VV नागरत्ना, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी आपके वर्तमान CJI DY चंद्रचूड़ हैं, जो 10 नवंबर को आपके सेवानिवृत्ति हो जाएंगे। तो एक औपचारिकता के लिए आपके कानून मंत्रालय CJI जो वर्तमान में होते हैं, उनसे एक वो मांगता है कि आप अगला न्यायाधीश अनुशंसा किसके लिए कर रहे हो, अगला न्यायाधीश कौन होगा। उसके लिए ये एक कानून मंत्रालय को एक हलफनामा भेजा जाता है कि किसकी नियुक्ति अगली होनी है। उसके बाद राष्ट्रपति उसी अनुशंसा के आधार पर आपके CJI को नियुक्त करता है। तो अभी हाल ही में आपके CJI की अनुशंसा किसको भेजी गई है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के। आपके ये 91वें मुख्य CJI होंगे। आइए बात करते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट के विषय में कि सुप्रीम कोर्ट आपका कब गठन हुआ। तो आपका 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। लेकिन इंडिया के अंदर इन्होंने काम करना कब से शुरू किया? इसकी ये हो जाती है स्थापना। अगर काम करने की बात आती है तो ये 28 जनवरी से अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। ठीक, अब एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ तो आपके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? तो फर्स्ट चीफ जस्टिस आपके हो जाते हैं फर्स्ट CJI हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। अच्छा, एक और सवाल यहाँ से बनता है कि आपकी जो फर्स्ट लेडी थी, फर्स्ट महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन हो जाती है आपकी? मीरा साहिब फातिमा बीवी। ठीक,
अभी आपके जो CGI हैं वर्तमान में कौन हो जाएंगे? वर्तमान में DY चंद्रचूड़। और अगले कौन होंगे? तो अगले हो जाएंगे संजीव खन्ना। संजीव खन्ना। ठीक दोस्तों, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रही आपकी उससे जुड़ी कुछ एडिशनल फैक्ट जो आपके आने वाले CGI हैं उनसे जुड़े कुछ फैक्ट हैं। 14 नवंबर 1960 को जन्मे न्यायमूर्ति खन्ना 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया था। उन्होंने 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और 2006 में अस्थायी न्यायाधीश बनाया गया। उन्हें 18 जनवरी 2019 के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा आज का ये रहा, नासा के किस ग्रह के चांद यूरोपा में जीवन की संभावना तलाशने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया गया? ऑप्शंस हैं आपके मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि हमारे यहाँ 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन एक ग्रह को दर्जा समाप्त कर दिया गया। अब हमारे यहाँ 8 ही ग्रह बचे हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 14 अक्टूबर को नासा ने एक मिशन लॉन्च किया। क्या था? यूरोपा मिशन। यूरोपा मिशन के अंतर्गत क्या था? यूरोपा क्लिपर। इसमें क्या था? इसमें आपके जो पृथ्वी से इतर है बृहस्पति ग्रह, उसके चंद्रमा पे कौन सा ग्रह हो जाता है? बृहस्पति। बृहस्पति। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह, इसके 80 के आसपास इसके चंद्रमा है। ठीक, तो उसमें क्या है, वहां पे जो बर्फ से पूरा चांद वहां का बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ से ढके चांद पर, बर्फ से ढके चांद पर जीवन की संभावना तलाशना, जीवन की संभावना तलाशना। ठीक, तो ये काम क्या करेगा? अच्छा, इसको लॉन्च कहाँ से किया गया? तो आपके इसको लॉन्च किया नासा ने। नासा ने कहाँ से लॉन्च किया? नासा का फ्लोरिडा में एक स्पेस सेंटर है। कहाँ पे? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में एक स्पेस सेंटर है, जॉन एफ कैनेडी। कौन सा हो जाता है? जॉन एफ कैनेडी। वही स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। अच्छा, किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो आपका जो स्पेसएक्स कंपनी है, स्पेसएक्स आप लोग जानते होंगे ना किसकी है? एलन मस्क जी, जो आपके एक्स कंपनी, जो आपका पूर्व में ट्विटर था, उसके भी ऑनर हैं। उन्हें उनका एक रॉकेट फाल्कन, इसको फाल्कन से लॉन्च किया गया। किससे लॉन्च किया गया है? इसको फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया। अच्छा, ये क्या हुआ? ये आपके जो बृहस्पति है वहाँ पे 11 अप्रैल 2030 को पहुँचेगा। कब पहुँचेगा? 11 अप्रैल 2030 को ये वहाँ पे पहुँचेगा और क्या करेगा? वहाँ पे चक्कर लगाएगा। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाता है? बृहस्पति। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके संबंध में मिशन के बारे में आइए देखते हैं। 14 अक्टूबर 2024 को यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया गया। यह कहाँ से लॉन्च किया गया? स्पेसक्राफ्ट को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया। इसका उद्देश्य बृहस्पति ग्रह पर यूरोपा पर जीवन की संभावना था। यह 11 अप्रैल 2003 को बृहस्पति की कक्षा में दाखिल होगा। इसके 4 साल बाद यह 49 बार यूरोपा चांद के करीब से गुजरेगा। यह किसी दूसरे ग्रह की जांच के लिए नासा की तरफ से बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट। अच्छा, इसका साइज कितना बड़ा है? इतना बड़ा बनाया गया जो आपका बास्केटबॉल का कोर्ट होता है
उसके बराबर है इसका बनाया गया। ठीक, और क्या है इसके विषय में, यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट पे कई सोलर पैनल लगे हुए हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि बृहस्पति के चांद की बर्फीली सतह पर के नीचे पानी के समुद्र जो उपग्रह के रहने लायक बना सकते हैं। स्पेसक्राफ्ट यूरोपा चांद की जांच के लिए अपने साथ 9 उपकरण लेके गया। कितने उपकरण लेके गया है? तो 9 उपकरण लेके। इसमें क्या क्या शामिल है? कैमरा है, स्पेक्ट्रोमीटर है, मैग्नेटोमीटर है, रडार है। क्या करेंगे? इसके जरिए वैज्ञानिक बृहस्पति के चांद पर मौजूद समुद्र की गहराई का पता लगाए। वहाँ जो आपके चंद्रमा पर, वहाँ के चांद पे जो समुद्र हैं, वहाँ की गहराइयों का पता लगाएंगे और जीवन की संभावना तलाशेंगे। और दूसरी जो आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसके लिए वहाँ पे संभावना तलाश करेंगे कि यहाँ क्या क्या मौजूद है। ठीक, साथ ही वे चांद की सतह मैग्नेटिक फील्ड को भी चेक करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन ये रहा, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा जिसमें पीएम मोदी हिस्सा लेंगे? जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा 22-23 अक्टूबर को कब हुआ? 22-23 अक्टूबर को कजान के शहर रूस, कहाँ पे आयोजित हुआ? कजान। कजान कहाँ पड़ता है? रूस। यहाँ पे आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वार्ता हुई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जिसमें आपके पीएम मोदी भी हिस्सा लेने पहुंचे थे 22 तारीख को। ठीक, और किसके इनविटेशन पे पहुंचे? तो जो जाहिर सी बात है भैया कि जो अपना कार्यक्रम रखेगा वही सबको इनविटेशन भेजेगा। तो वहाँ के राष्ट्रपति आपके कौन है? व्लादिमीर पुतिन साहब। वहाँ के व्लादिमीर पुतिन साहब ने यहाँ आपके नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण भेजा था, जिन्होंने इसको स्वीकार किया और 22 तारीख को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वहाँ गए। ठीक, वहाँ इनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होती है, वहाँ द्विपक्षीय वार्ता भी होती है। तो आइए ब्रिक्स के सम्मेलन में समझते हैं कुछ बातें। आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यानी ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना आपकी हो जाती है, कब हो जाती है इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हो जाती है 16 जून 2009, इसकी हो जाती है स्थापना। अच्छा, स्थापना में कौन कौन से सदस्य देश थे? तो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि पहले इसके अंदर 4 देश शामिल हुआ करते थे, ब्राजील, रूस, भारत यानी इंडिया, ठीक, और चाइना। बाद में इसके अंदर आपका साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, तो ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। अच्छा, इसका एक अपना डेवलपमेंट बैंक भी है, जिसका नाम क्या है? इसका एक अपना बैंक भी है, ठीक, जिसके अंदर अभी हाल ही में कई देश शामिल किए गए। उसको कहते हैं ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या कहते हैं? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक, तो आपका कहाँ पे अब इस बार आयोजित हो रहा है? रूस। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय हो जाता है आपके संघाई शहर में। संघाई कहाँ पे है? संघाई आपका चीन में पड़ जाता है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये रहे आपके ब्रिक्स के सदस्य, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई। ये अभी हाल ही में कुछ समय पहले ये सारे देश शामिल हुए थे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया क्यों जाता है? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विश्व में जो आपके बहुत सारे गरीब हैं, उनको उस गरीबी रेखा से निकालने के लिए मनाया जाता है। गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए उद्देश्य इसका क्या है? बहुआयामी
गरीबी से निकालने के लिए। ठीक, ये तो आपका हो जाता है उद्देश्य। इस बार की इसकी थीम क्या थी? सामाजिक संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना। जाहिर सी बात है कि जो आपके गरीब होते हैं उनको बहुत ज़्यादा समाज में दुर्व्यवहार झेलना पड़ता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आप अपने गांव में भी, अपने आसपास के समाज में भी देखते होंगे कि जो व्यक्ति गरीब है उसको समाज बहुत हेय दृष्टि से देखता है और उनका बहुत तिरस्कार करता है जगह जगह पे। तो क्या होता है, इनको ताकि इसलिए ये कार्यक्रम चलाया जाता ताकि ये गरीबी रेखा से बाहर आ सके और इनको समाज में भी एक बराबर से सम्मान मिल सके। इस बार की इसकी तीन थी, सामाजिक संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, सामाजिक संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, समाप्त करना। और क्या था इसके साथ? और ये था कि जिससे उनको न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के लिए मिलकर कार्य कर सकें, जिससे शांतिपूर्ण, जिससे क्या हो सके? शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण सामाजिक कार्य मिल सके, समावेशी समाज के लिए मिलकर कार्य कर सके, समावेशी समाज के लिए कार्य कर सकें। अच्छा, ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाएगा भैया आपका 17 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। अच्छा, ये मनाया कब से जाने लगा? तो आपके 1992 में इसको यूएन महासभा द्वारा घोषित किया गया, यूएन महासभा द्वारा घोषित किया। तो ऑप्शंस आपके हो जाते हैं 17 अक्टूबर। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके संबंध में कुछ और वाक्य इसकी ये हो जाती है उद्देश्य यानी थीम। ठीक, उद्देश्य है, ये आपका उद्देश्य हो जाता है। सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के लिए मिलकर कार्य करना। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में, विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2024 के अनुसार दुनिया में कितने लोग गरीबी में हैं? ऑप्शंस हैं आपके 110 करोड़, 120 करोड़, 210 करोड़, 320 करोड़। सारे आंकड़े बिलियन और करोड़ में दिए गए हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन आप लोग तो जानते ही होंगे। तो आइए देखते हैं कि आपका जो है क्या कह रहा है। ठीक, ये अच्छा एक बात है कि ये इतने सारे आंकड़े आते हैं तो इसको कोई ना कोई संस्था होगी जो आपकी रिपोर्ट तैयार करती है। तो रिपोर्ट आपकी कौन से तैयार करती है? तो रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था है आपकी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके साथ एक संस्था मिलके काम करती है यानी UNDP। और इसके साथ एक कौन संस्था हो जाती है? तो आपकी दूसरी संस्था हो जाती है ऑक्सफोर्ड। जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, लंदन में ऑक्सफोर्ड का बहुत ही महत्व चलता है। अपने यहाँ भी इंग्लिश क्षेत्रों में वहीं उसी का दबदबा माना जाता है। तो वहाँ की एक यूनिवर्सिटी की है
ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ऑक्सफोर्ड 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 पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इनिशिएटिव ये क्या काम करती है? ये दोनों मिलके आपके गरीबी रेखा की, जो आपकी बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इसकी रिपोर्ट तैयार करती है वैश्विक बहुआयामी की दुनिया में कितने गरीब लोग हैं। तो ये डेटा आपको यूएन को प्रोवाइड कराती है, ठीक। तो ये क्या कह रही है, इसकी रिपोर्ट इस बार की क्या कह रही है कि दुनिया में आपके 1.1 बिलियन लोग गरीबी में जी रहे हैं। कितना? बहुआयामी गरीबी में। इसका इस बार का डेटा है। और उसमें ये भी कह क्या रहा है कि 40% जो लोग इसमें हैं गरीबी में, 110 करोड़ यानी लोग, ऑप्शन से आपके क्या हो जाते हैं 110 करोड़। इसमें 40% लोग आपके ऐसे देशों में रह रहे हैं जहां पे शांति और स्थिरता की कमी है, यानी नाजुकता की स्थिति में जी रहे हैं। वहां कितने 40% लोग इसमें इस डाटा में रहे। अच्छा, इसके अनुसार दुनिया की आबादी कितनी है, कितने पे रिपोर्ट तैयार किया? तो दुनिया की आबादी दुनिया की आबादी इन्होंने कितना माना? 6.6 अरब। कितना माना? 6.6 अरब, ठीक। ये आपकी हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कौन जारी किया? आपके यूएन के बहुआयामी गरीबी सूचकांक को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने, ठीक। ये है रिपोर्ट किसने तैयार की। और कितने लोग गरीब हैं? 110 करोड़। ये 40% आपके दुनिया की आबादी कितनी हो जाती है? 6.6 करोड़, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बहुआयामी गरीबी की आपकी है कि इसके अंदर आपके कौन कौन से पॉइंट शामिल किए गए। इसमें हो जाते हैं आपके 12 संख्यक तय किए हैं। भाई दुनिया में कुछ तो आधार होना चाहिए ना कि हम कौन सा बेस मान के गरीबी का पैमाना तय कर रहे हैं, क्या होने चाहिए। तो उसमें क्या क्या शामिल किया गया है? आपके पोषण देखा गया है। पोषण में क्या है कि लोगों का खान पान, खास करके बच्चों में क्या है, उनका उम्र के अनुसार लंबाई बढ़ रही है या वो पोषण से सही रूप से युक्त है कि नहीं। दूसरा मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति। छठी आपकी है रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं। ये आपके 12 इंडिकेटर शामिल किए गए हैं, ठीक। इनमें से 1/3 संकेतकों में से खराब प्रदर्शन वाले व्यक्ति को बहुआयामी गरीब माना जाता है। मतलब 12 मतलब 1/3। अगर 1/3 का मतलब अगर 4 संकेतक इसमें से आपके खराब हैं तो आप बहुआयामी गरीबी में आएंगे, ठीक। अगर इसमें 4 से कम है तो आप गरीबी से बाहर वाली श्रेणी में चले जाएंगे, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। यूएन की वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2024 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा 234 मिलियन यानी 23.4 करोड़ लोग गरीब हैं। सबसे ज़्यादा किस देश में गरीब हैं? जाहिर सी बात है, ऑप्शन हैं आपके पाकिस्तान, दूसरा भारत, तीसरा चीन, चौथा नाइजीरिया। आइए देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन सही होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब आपके भारत में हैं। कहाँ पे हैं? भारत में। भारत में कितने गरीब लोग हो जाते हैं? 23.4 करोड़ लोग, ठीक। जितनी लगभग पाकिस्तान की आबादी होगी उतने लोग भारत में गरीबी रेखा में जी रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पिछले वाले क्वेश्चन, उसी वाले क्वेश्चन का ये हिस्सा है। पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा कि 23.4 करोड़ मतलब गरीबी के 12 इंडिकेटर
शामिल किए गए थे, उसी के तहत आपके भारत में इतने लोग गरीब हैं। इसके बाद आपके नंबर आता है पाकिस्तान का, या पाकिस्तान का। इसके बाद आपका अन्य देशों का नंबर आता है, जिसमें आपके इथोपिया, नाइजीरिया, कांगो, इथोपिया, नाइजीरिया और कांगो आ जाते हैं। ठीक, ये आपके रहे। तो सबसे ज़्यादा आपके ऑप्शंस कौन हो जाते हैं? भारत। जाहिर सी बात है, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और भारत अभी विकासशील देश है, तो यहाँ जाहिर सी बातें करेंगे। लेकिन पिछले वर्ष भारत सरकार ने एक डेटा जारी किया था, उसमें डेटा में क्या कहा गया था? पिछले वर्ष के रिपोर्ट में, पिछले वर्ष की रिपोर्ट में क्या कहा कि भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, गरीबी से बाहर आए। उसमें कहा गया कि हम कई सारी योजनाएं पहुंचा रहे हैं, जैसा कि आपके सबसे बड़ी योजना है, इसको दुनिया की सबसे बड़ी योजना माना जाता है, जो आपके राशन कार्ड पे सबसे ज़्यादा फ्री आपको राशन दिया जा रहा है। दुनिया में कितना? 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। ठीक, ये आपके टॉप 5 देश हैं, जैसा कि हम आंकड़ों की बात कर रहे थे। भारत, पाकिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया और कांगो। ये भारत सरकार की पिछली रिपोर्ट के अनुसार 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ITU WTSA इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अक्टूबर 2024 में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था, अक्टूबर 2024 में। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन आपके दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित? दिल्ली में। यहाँ कौन किया था? प्रधानमंत्री। जैसा कि आप लोगों को फिगर से ही पता होगा कि बीच में हमारा लीडर खड़ा है, यानी उद्घाटन करता यही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये आपके उद्घाटन करता हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और बनाया क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आपकी संस्था 4 सालों में एक बार बैठक होती है। कब होती है? 4 सालों में। इसका भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में, भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसकी पहली बैठक थी। भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहली बैठक ये कब आयोजित होते हैं? 4 सालों में एक बार। इसको पहली बार किसने होस्ट किया? दिल्ली शहर ने आपके। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका इससे जुड़ा हुआ कुछ और फैक्ट। इसमें कौन शामिल हुआ, कितने विशेषज्ञ, कितने निर्माता शामिल हुए और कितने, ये आपके पूरे डिटेल हैं। ठीक, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसका अधिवेशन हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। ये भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहली बार ITU WTS का आयोजन किया गया है। एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है। ठीक, किया क्यों जाता है? WTS यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी मानकीकरण के लिए नियंत्रक सम्मेलन है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री। आइए देखते हैं आपका 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन क्या हुआ, कब हुआ। अच्छा, इसकी थीम क्या हुई कि भविष्य अभी है। थीम इस बार की इसकी क्या थी? द फ्यूचर इज नाउ। हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो अभी भविष्य अभी है। ये इस बार की इसकी थीम हो जाती है। उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया आपके प्रधानमंत्री ने।
प्रधानमंत्री। ये कब आयोजित हुई? आपकी अक्टूबर माह में आयोजित हुई। अच्छा, प्रधानमंत्री ये आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ? तो आयोजन स्थल भैया आपका हुआ भारत मंडपम में। कहाँ पे आयोजित किया? भारत मंडपम। ठीक, इस बार जो G20 शिखर सम्मेलन के होस्ट का हिस्सा बना था। तो ऑप्शंस आपके क्या हो जाते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने एक दूसरे के 6 डिप्लोमेट्स को निष्कासित किया गया? ऑप्शंस हैं USA, जापान, रूस और कनाडा। जाहिर सी बात है कि ये नंबर आपके डिप्लोमेट बाहर करने के बाद कब आती है? जब हमारे किसी देश से अच्छे संबंध नहीं होते या खराब संबंध, आपस में तनाव होता है, तभी ये सारी बातें आती हैं। या युद्ध की बात होगी, उस क्षेत्र में युद्ध होने की संभावना है जिसमें ये सुरक्षित नहीं रहेंगे, तब क्या होता है कि वहाँ के नागरिकों को निकाल लिया जाता है, वहाँ के सारे उसको करीब से देख लिया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा अभी कनाडा के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं। 14 अक्टूबर को भारत सरकार ने क्या किया? आपके 6 कनाडाई डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया। तो जवाब में कनाडाई सरकार ने भी क्या कहा कि भारत में जो 6 डिप्लोमेट हैं, आपके भारत के 6 डिप्लोमेट, ये भी हमारा देश छोड़ दें। देश छोड़ने के लिए कहा। अच्छा, ये नौबत क्यों आई? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यहीं आपका दिमाग में यहीं जाएगा कि आपको 13 अक्टूबर को कनाडा सरकार ने एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि जो हमारे यहाँ नागरिक की हत्या हुई उसमें आपके जो डिप्लोमेट या वो शामिल थे। तो उसके जवाब में भारत सरकार ने क्या किया कि यह हमारे यहाँ के जो 6 डिप्लोमेट हैं उसको बाहर कर दिया। अच्छा, अभी कनाडा के आपके राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? कनाडा के राष्ट्रपति हो जाते हैं जस्टिन ट्रूडो। कौन हो जाते हैं? जस्टिन ट्रूडो। अच्छा, ये जो कनाडाई पत्र जारी किया, ये किसके संबंध में माना जा रहा है? कि वहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो निज्जर थे उनकी हत्या हो गई थी बहुत ही गुप्त तरीके से। तो वहाँ की सरकार ने क्या कहा कि आप खालिस्तान के नाम पे जो हमारे यहाँ रह रहे हैं उनको आपने हत्या करा दिया। भारत सरकार के ऊपर इसका सारा ब्लेम लगा रहा है, इसीलिए ये सारा क्रम चल रहा है। जैसा कि यहाँ आप कुछ लोग मानते हैं कि ट्रूडो सरकार, अभी वहाँ पे कनाडा में चुनाव होने हैं तो ट्रूडो वहाँ की देश भावना को एकत्रित करने के लिए हमारे पक्ष में, ताकि लोग वोट कर सके और हम फिर से राष्ट्रपति बन सके। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कई देशों में ऐसा होता है कि जब आपके बहुत राष्ट्रीय मुद्दा उठा दिया जाता है कुछ न कुछ, ताकि उसकी संवेदना हमको मिल सके और हम दोबारा हासिल कर सकें। ऐसा भी कुछ लोग इसको मान रहे हैं। ठीक, ये आपका रहा इससे जुड़ा हुआ डिटेल। 14 अक्टूबर 2004 को हाई कमिश्नर स्वीटर राहत समेत 6 कनाडाई डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया गया। दूसरी ओर भारत ने भी 6 डिप्लोमेट को देश छोड़कर जाने के लिए कह दिया। दरअसल यह कार्रवाई ट्रूडो सरकार की 13 अक्टूबर को भेजी गई एक चिट्ठी के बाद हुआ। इसमें भारतीय हाई कमिश्नर और दूसरे डिप्लोमेट का नाम, हालांकि कनाडाई नागरिक की जानकारी नहीं दी। इसमें कनाडाई नागरिक की जानकारी नहीं दिया कि आपकी किसकी हत्या है, लेकिन इसको कहाँ पे जोड़ के देखा जा रहा है? जो आपके खालिस्तानी आतंकी हैं, जो यहाँ पे आतंकवादियों की श्रेणी में रखा गया है, निज्जर की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है, दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने? ऑप्शन है आपके अनिल विज, किशन लाल पंवार, विपुल गोयल, नायब सिंह सैनी।
अगर आप लोग फ़ोटो पहचानते होगे तब तो फ़ोटो देख के ही जान गए होगे। तो हमारा अभी जैसा कि पता होगा आपको, हरियाणा और जम्मू कश्मीर 2 जगह चुनाव हुआ। तो पिछले क्वेश्चनों में हमने जम्मू कश्मीर पे बात की थी कि जम्मू कश्मीर में अभी आपके सीएम कौन बने। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 2 राज्यों में भी विभाजित कर दिया गया, उसके विषय में भी बात किया था। ये हमारी पिछली वाली लाइव क्लास क्या में था। तो वहाँ पे आपके क्या था कि आपका एक चुनाव और हुआ था हरियाणा के अंदर का, ठीक। तो हरियाणा में आपका जो चुनाव हुआ, तो इस बार वहाँ पे किसकी सरकार बनी? भाजपा। भाजपा ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना के हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड ही कायम कर दिया कि अभी तक जब से वहाँ पे हुआ लगातार 3 बार कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई। तो वहाँ पे सीएम अभी किसे बनाया गया? नायाब सिंह सैनी। वहाँ को इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, नायब सिंह है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले वहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर हुआ करते हैं, लेकिन उनकी एंटी इनकम्बेंसी के कारण कुछ दिन पहले उन्हें वहाँ से हटा दिया गया और नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इन्होंने दूसरी बार भी शपथ ली। शपथ कब ली? 17 अक्टूबर को। कहाँ पे? पंचकूला में, ठीक। कितने? दूसरी बार, ठीक। अच्छा, आपका इससे हरियाणा से जुड़ा हुआ कुछ और सवाल ले लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी बेहतर हो सके, आपकी तैयारी और भी बूस्ट हो सके। तो हरियाणा का गठन कब किया गया? हरियाणा गठन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा पहले पेप्सू क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। पेप्सू यानी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों को मिलाकर एक राज्य हुआ करता था। उसके बाद आपका 1 नवंबर को इसका क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को अलग कर दिया है। जो आपके हिंदी भाषी वाले क्षेत्र थे उनको क्या कर दिया गया? हरियाणा में कर दिया गया। जो आपके पंजाबी बोलने वाले ज़्यादातर क्षेत्र थे उनको क्या किया? पंजाब में कर दिया। और जो आपके मिली जुली हुई संस्कृति थी और उसको चंडीगढ़ में बना दिया गया। अच्छा, जब आपका बना तो आपके फर्स्ट राज्यपाल वहाँ के कौन हुए? श्री धर्मवीर जी आपके फर्स्ट राज्यपाल नियुक्त हुए और वहाँ के फर्स्ट सीएम भागवत दयाल शर्मा जी हुए, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 मिला? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार का यह अवार्ड हमारे इसरो चीफ एस सोमनाथ जी को मिला। किसको मिला? एस सोमनाथ जी को। इनको क्यों दिया गया? जो हमारे स्पेस सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ पे निभाई और कैसे निभाई? तो जो आपका चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, उसमें इनके योगदान के लिए चंद्रमा यानी चंद्रयान 3 आपका कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था। अच्छा, ये सतह पे पहुंचा कब? तो 23 अगस्त को शाम को, 23 अगस्त को शाम को ये सॉफ्ट लैंडिंग कर गया, ठीक। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो दूसरा मिशन था उस समय आपके K-Sivan हुआ करते थे इसरो चीफ। उस दौरान आपकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, इस कारण वो हमारा चंद्रयान मिशन फेल हो गया था। तो दोबारा हमारा ये चंद्रयान 3 मिशन बहुत ही सक्सेस रहा, ठीक। इसके लिए इन्हें दिया गया। ये अवार्ड आपके स्पेस सेक्टर में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ अवार्ड माना जाता है। ये स्पेस सेक्टर में किसी भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने वालों को ये अवार्ड दिए जाते हैं। जैसा कि आपको
व्यक्ति या संगठन को दिए जाते हैं। तो व्यक्तियों में आपके एलन मस्क हैं, एलन मस्क उनको मिला है। और दूसरा अवार्ड जो आपका नासा है उनको मिला है। नासा जो आपकी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसको दिया गया। तीसरा अवार्ड किसे दिया गया है भैया? एस सोमनाथ को दिया गया। ठीक, ये रहा इससे जुड़ा हुआ फैक्ट। ठीक, चंद्रयान 3 के बारे में दिया गया है, जिसके लिए यहाँ दी गई कि कहाँ पे लैंड हुआ और इसको किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि किसी की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जब टाइट की जाती है तो उसका कौन सा कमांडो दिया है? ब्लैक कैट कमांडो आपको दिखते होंगे एनएसजी के कमांडो। हालांकि इनके नियमों में समय समय पर बदलाव किया जाता है। आपके गृह मंत्रालय समीक्षा करता रहता है कि किसे ये सिक्योरिटी दिया जाए और किसे हटाया जाए, क्या काम करेगी। ठीक है, तो आपका 16 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपके जो स्थापना तो जाहिर सी बात है जब दिवस मनाया जाएगा तभी स्थापना किया जाएगा। तो सन कौन सा हो जाता है? 1984 इसका सन हो जाता है। उस समय आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार था। ठीक, किस समय किया गया? उस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय में किया गया था। ठीक, इसके महानिदेशक कौन हो जाते हैं? बिग्रू महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन आपके हो जाते हैं। तो ये कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संगठन के तत्कालीन चीफ याह्या सिनवार को इजराइल डिफेंस फोर्स सेना ने मार डाला? ऑप्शंस हैं आपके हिजबुल्लाह, आईएसआई, हमास और यावार। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमास को 7 अक्टूबर इजराइल के अंदर हमला कर दिया था, जिसके पलटवार में यानी बदला लेने के लिए वहाँ के चीफ जो हमास के थे याह्या सिनवार, जिसको इस हमले का कमांडर भी माना जाता था, याह्या सिनवार को हमला करके मार दिया गया, मार डाला। ठीक, अब ये उस समय क्या थे जब इसको मारा? तो ये हमास के उस समय चीफ हुआ करते थे जब इनको मारा गया। इजराइल ने इस प्रकार से अपना बदला इनसे ले लिया। तो कौन सा हो जाते हैं आपके? हमास। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इजराइल इस समय आपस में बहुत उलझा हुआ है। ये आपका इससे जुड़ा हुआ फैक्ट हो जाता है। ठीक, तो ये सारी आपकी पीडीएफ, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी सारी पीडीएफ कृष्णा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे सारी भेज दी जाती है। उससे आप डाउनलोड करके अपना अध्ययन जारी कर सकते हो, इससे जुड़े हुए फैक्ट को जान सकते हो। तो हमारी क्लास कैसे लगी आप लोगों को, इसके विषय में कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हो। मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।